सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो खबर आज से कुछ हफ्ते पहले चल रही थी और अभी भी है वो यही है कि PIA की कामयाबी से नजकारी हो गई। आरिफ बीप ग्रुप जो है उसने उसको एक्वायर किया है और अब आगे मामलात जो हैं वो कैसे चलेंगे, ये एयरलाइन किस तरफ जाएगी, मज़ीद बुलंदियाँ हासिल करेगी या मोर ऑफ़ द सेम जो है उसका किसी किस्म का खदशात है नहीं। ज़ाहिर ये सवाल जवाब जो हैं ये हम आप और मैं सर आपस में तो करते रहे हैं, लेकिन आज हमने अपनी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे आरिफ बीप साहब को खुद शो पे बुलाया है और वो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जेनरस बिड हो गई है। मैं तो जब से ये हुआ है ये जानना चाहता हूँ कि कैच क्या है, क्योंकि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो बहुत अच्छा किया कि आपने आज आरिफ साहब को दावत दी है। मेरे ख्याल में अब सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर जी। अच्छा सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो PIA एक्वायर करने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि PIA एक लॉस मेकिंग एंटिटी, एक पॉलिटिकली सेंसिटिव एयरलाइन थी। आपका क्या डिसीजन प्रोसेस था कि इसको आप एक्वायर करेंगे? ये प्योरली एक बिजनेस डिसीजन था या इसमें कोई एक पेट्रियोटिक एंगल भी था? और क्या आपको लग रहा था कि इसके अंदर जब आप इसको देखेंगे, इसकी बुक्स वगैरह, कि इसके अंदर पोटेंशियल था इस एयरलाइन के अंदर कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए? आई थिंक इसमें ज़ाहिर लीडरशिप की तरफ से ये कॉल थी कि आप इसको हमारे लोकल इन्वेस्टर्स देखें, हमारे बाहर से तो जो है इसके लिए इंटरेस्ट है। तो उस बेसिस पर उसको जब हमने देखा तो वी फाउंड आउट कि हाँ ये जो है टर्न अराउंड हो सकता है और ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर भी बन सकता है और हमारे मुल्क का जो है एक स्पिरिट को जो है वो बढ़ाएगा और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी ये होगा कि PIA अपनी एक पास ग्लोरी उसकी थी और वो अगर हम दोबारा उसको जो है रिस्टोर करते हैं तो वुड बी ए बिग थिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा? उसकी वजह यह है कि सिंस कोविड ऐसी एयरलाइन हर क्वार्टर में प्रॉफिट शेयर कर रही हैं, उनके भी स्टॉक्स कोई खातिर ख्वाह उसमें इजाफा नहीं हो रहा, लोग इस पूरे बिजनेस से घबराए हुए हैं पूरी दुनिया में। तो आपको इस बिजनेस में आते हुए आपको क्या खदशात थे? इसमें अब तो आई थिंक वो रिकवर कर रही है एयरलाइन बिजनेस जो है वो जनरली, और जो है उसमें बेहतरीन ट्रेंड है और उसमें हमें ये नज़र आ रहा था कि अगर इसमें हम इसके अंदर एडिक्वेट कैपिटल जो है वो इंजेक्ट करेंगे तो ये बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकेगा और इसको ये जो स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। अच्छा साहब, ये बताइएगा आपका नेक्स्ट 100 डे जो इसका रिकवरी प्लान है उसके अंदर एग्जैक्टली आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? सबसे पहले इसके रूट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, स्टाफिंग है, उसके बाद ऑब्वियसली फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो क्या आगे का लाहे अमल आपने अपनी टीम के साथ बनाया है कि इसके अंदर आप प्रायोरिटी के ऊपर क्या चीज़ें कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म क्या गोल्स सेट किए आपने? आई थिंक सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमें इसके परसेप्शन को बेहतर करने के लिए इकदाम करने हैं और उसके लिए ये है कि आपका चेक इन काउंटर है, केबिन में सीट्स जो हैं वो हैं, उनकी ओवरऑल जो है वो केबिन का लुक को जो है वो बेहतर करना और फिर वहाँ सर्विस को बेहतर करना और ये अपनी टीम के अंदर ये कॉन्फिडेंस देना कि अगर वो जो है वो मार्केट डिमांड के मुताबिक जो है वो काम करें तो PIA में जो है वो ये स्कोप है, पोटेंशियल है कि वो अपनी पुरानी ग्लोरी को जो है वो रिकवर कर सकती है। तो इन चीज़ों पे फिर उसके बाद ज़्यादातर जो मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स के इश्यूज हैं, उनको जो है वो एड्रेस करना और हमारी जो टीम है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके मॉरल को जो है वो हाई करना और उनको कॉन्फिडेंस देना कि उनकी जो भी फाइनेंशियल जो है नीड्स होंगी और जो भी जो कंपनी को चलाने के लिए जो नेसेसरी वसाइल की ज़रूरत है उनको
अवेलेबल जो है वो करना, तो उससे आई बिलीव कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी टीम जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रहा है। अभी रिसेंट पीरियड के अंदर ज़ाहिर कुछ चैलेंजेस जो है वो आए थे, और जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो भी उसके लॉसेस थे, चाहे वो कोविड के लॉसेस हों, चाहे डीवैल्यूएशन के लॉसेस हों, हाई इंटरेस्ट रेट की लॉसेस हों, वो सारे के सारे वो कंपनी पे ही लोड कर देते थे, और उसको गवर्नमेंट गारंटी देकर जो है उस कंपनी को ओवरबर्डन कर देते थे। तो उसकी वजह से जो है वो लॉसेस हम देखा कि कई सालों में पीआईए ने भी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स किए हैं। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर आप इसमें बोरिंग वगैरह को हटा दें तो आई बिलीव कि उसका एबिटा और एबिटा आर जो है वो बहुत ही रीज़नेबल है, और रीज़नेबल है, बट उसको और बढ़ाया जा सकता है। फिर दूसरा जो स्टेप होगा वो ये है कि इन एयरक्राफ्ट को जो सर्विस में नहीं है उनको दोबारा जो है वो रिस्टोर करना, और पूरे का पूरा फ्लीट जो है वो सर्विस के लिए अवेलेबल कर देना। आपको तो पता है इनके पास कोई अबाउट जो है वो 29 एयरक्राफ्ट का जो है फ्लीट है, लेकिन उसमें से उनके लिए अवेलेबल फॉर सर्विस वो है वो 16, 17, 18 है। उनको जो बाकी जो है सर्विस में नहीं है उनको सर्विस में करना, फिर उनके नए जो है वो जहाज़ को ऐड करना। तो बिजनेस है, बिजनेस एक एडवांटेज जो है वो पाकिस्तानी एयरलाइन को ये है कि उसके पास एक कैप्टिव रिलीजियस ट्रैवलर्स की मार्केट है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरास की बड़ी मार्केट है। उनके कोई अबाउट वो 14 मिलियन है, वो खुद पाकिस्तान आते जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है उनके पास बाहर मिलने आती रहती है। तो और फिर आबादी पाकिस्तान की खुद जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप अच्छी सर्विस जो है वो अवेलेबल करें, और जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो है वो अवेलेबल करें, तो उसमें जो है वो काफ़ी पोटेंशियल जो है वो नज़र आता है। तो आप मुख्तलिफ जगहों पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आई बिलीव कि वो ऐसा ये कंपनी है कि जिसमें टर्न अराउंड जो है वो पॉसिबल है। और पास्ट में जो है वो हमारे जो कंसोर्शियम मेंबर्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस के मालिक हैं, और उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में टर्न अराउंड ऑलरेडी किया है, और उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड अल्लाह के फजल से है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिसको देखकर हम होपफुल हैं। अच्छा आरिफ साहब, वो जाहिर है प्रीवियस डेट तो एक और होल्डिंग कंपनी में पार्क किया गया, वो तो जाहिर है टैक्स पेयर्स ही उसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग ये ठीक है कि 2027 के बाद जो कुछ भी होगा उसमें फिर मतलब चाहे प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, या खुदा ना खास्ता अगर किसी क्वार्टर में लॉस होगा तो वो फिर आप और आपके पार्टनर्स उसको बेयर करेंगे। उस 2027 के बाद सरकार को कोई इससे सरोकार नहीं रहेगा। नहीं, आई थिंक जो भी अब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे हेयर ऑनवर्ड, वो तो ज़ाहिर नए इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी होगी, और वो अगर अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई लॉस हुआ तो वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। और डेफिनेटली अगर उन्होंने प्रॉफिट किया तो वो प्रॉफिट जो है ज़्यादातर प्लॉबैक होगा, ग्रोथ के लिए जो है वो री इन्वेस्ट ज़्यादातर होगा। तो जो इन्वेस्टर्स अपना वैल्यू देख रहे हैं वो उसकी एक्चुअली रेजिजुअल वैल्यू को इंक्रीज करके जो है वो रिटर्न हासिल जो है वो करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये बताती हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये पीआईए एज एन एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी जो निजकारी की हद तक निजकारी के अमल के अंदर एक बहुत पहली सक्सेस स्टोरी हमें मिली है कि प्रॉपर तरह से ये चीज़ हो गई है। माजी के अंदर में देखा है कि कुछ कंपनीज जो हैं कि इलेक्ट्रिक का अगर जिक्र कर दिया जाए, वहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन या नीम प्राइवेटाइजेशन के बाद भी एक हुकूमती वहाँ पे ओवरसाइट जो है वो रहती है। क्या आपको इस किस्म के कोई जहन में खदशात हैं कि इवन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन और आपके पास अब जैसे आपने इसको एक्वायर कर लिया है, क्या आगे जाते हुए को गवर्नमेंट ओवरसाइट की किसी किस्म की बात है, या आपको फ्री हैंड अब है कि जी आपने यू कैन डू इट एज यू वांट टू? क्या ये अब एक नेशनल कैरियर
से तब्दील होकर एक प्राइवेट एयरलाइन की तरह ट्रीट होगी, या फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कोई ओवरसाइट रहेगी? नहीं, आई थिंक ये तो प्राइवेट एयरलाइन के तौर पर जो है वो ट्रीट होगी, बट वो एक नेशनल एयरलाइन के तौर पर जो भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, ज़ाहिर आपको तो पता है कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस का पहला काम होता है डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरीज, और उसके बाद जो है उनकी रेगुलेशन होता है कि भाई किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो जो स्ट्रक्चर है उस लिहाज से तो आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर है वो हर तरह से कंपनी चलाने के लिए एम्पावर्ड होगा, लेकिन जो रेगुलेटरी डिसिप्लिन है उसके अंदर उनको रहकर अपना फ्रीडम को एक्सरसाइज करना होगा। अच्छा, और ये जो अभी तक 25% हिस्से जो गवर्नमेंट के पास हैं, ये इसमें अगेन ये सिर्फ प्रॉफिट के उसमें है या लॉस के को भी ये कवर करेंगे? और ये अगेन ये कब तक जो है कंप्लीटली ये सारे शेयर्स आपके पास आ जाएंगे? देखिए, उन्होंने ये 75% की बिडिंग हुई थी और फिर 25% शेयर्स का उन्होंने ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, और कि आप जो नए बायर हैं वो उसको ख़रीद सकते हैं, और उसको ख़रीदने के लिए उनको 90 डेज़ का टाइम है कि वो 90 डेज़ में अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, या तो वो 25% ख़रीदने का डिसीजन करें या फिर उसको डिक्लाइन करें। अगर ख़रीदना है तो उसको फिर 1 साल के अंदर जो है उसकी पेमेंट है विद द प्रीमियम ऑफ 12% पर एनम। तो वो ऑप्शन इस वक्त जो है बायर्स के पास मौजूद है, और उनके पास 90 डेज़ हैं, और उस 90 डेज़ के अंदर उनको गवर्नमेंट को ये डिसीजन कन्वे करना है। उस सूरत में ज़ाहिर फिर 100% जो है वो प्राइवेट ओनर्स होंगे उसके, और गवर्नमेंट की वो 25% शेयर होल्डिंग भी जो है वो डिसइन्वेस्ट हो जाएगी। इस वक्त 75% जो है वो बायर्स होल्ड करेंगे। अच्छा साहब, इसके अंदर अगेन जो सारे सवालात हैं उसके अंदर आई थिंक सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि जो लास्ट सीरीज़ ऑफ बिडिंग हुई थी, जब आप इसमें शायद नहीं थे, तो तब स्टाफ जो था PIA का वो एक उसके ऊपर एक सवाली निशान था कि जो करंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ क्या होगा। तो अब अगेन जो स्टाफ मौजूदा है उसके अंदर हमें पता है, पहले भी ये खबरें आती थी कि बहुत इन्फ्लेटेड है ये एयरलाइन, जितना इसके अंदर अमला है हर चीज़ का, जहाज़ के अलावा ग्राउंड स्टाफ एंड एवरीथिंग, वो बहुत इन्फ्लेटेड है, उसकी वजह से ये लॉसेस जो हैं ये क्रिएट हुए इसके अंदर। तो क्या आप, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा एक प्राइवेट एयरलाइन की तरह इसको रन किया जाएगा, क्या इसके अंदर कोई ट्रिमिंग होगी, नंबर 1, और दूसरा वो किस मैकेनिज्म के तहत होगी? क्योंकि ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनका आगे जाते हुए मुस्तकबिल के अंदर क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक वक्त में इसके एम्प्लॉइज़ 12,000 से ऊपर होते थे, अब वो करीब जो है वो 6,500 के करीब जो है वो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, और बाकी कुछ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं। हमारा ये मानना है कि एज फार एज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आर कंसर्न शायद हमें और ज़रूरत पड़े, इसलिए कि हमारे जो एक्सपेंशन के प्लान हैं उस एक्सपेंशन के प्लान में जो है के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए होगा, और हमारा ये मानना है कि PIA में अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं, इतने जो है वो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के अंदर भी उन्होंने इस एयरलाइन को जो है वो चलाया है, तो उसका मतलब ये कि अच्छे लोग हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना होगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट करें, और उनका क्राइटेरिया ये होगा कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो तो एयरलाइन को जो है ऐसा रिसोर्स जो है वो चाहिए। दूसरा ये है कि ऐसे जो अंडर द एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखी है कि आप 1 साल तक किसी भी एम्प्लॉय को रिमूव नहीं कर सकते, और उस 1 साल का एक जो है वो आई थिंक एक अच्छा खासा पीरियड है, और उससे पहले ये 3 महीने का भी पीरियड है जिसमें जो है ये तमाम एम्प्लॉइज़ की रेटिंग होगी, तमाम की रेटिंग होगी, और रेटिंग के हिसाब से जो है उनकी जो है फ्यूचर का जो है वो डिसाइड किया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द एयरलाइन। लेकिन मुझे उम्मीद, और इस दौरान में ये भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि इस अरसे में जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है वो इम्प्रूव कर ले।
तो वो जो इम्प्रूव कर लेगा तो एयरलाइन को तो जो है लोग चाहिए, तो लोग चाहे तो वो एग्जिस्टिंग अगर एक्सपीरियंस लोग अच्छे काम करने वाले हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा तो कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई नॉन परफॉर्मर है तो फिर उसके लिए जो है फिक्र की बात होगी। अच्छा, तो आपने जिस तरह से बताया कि 100 दिन के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, अगर उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज ना किया, अगर उन्होंने मज़ीद 25% जो शेयर्स हैं वो ख़रीदने में इंटरेस्ट शो ना किया, तो फिर ये PIA के पास यानी सरकार के पास ही रह जाएंगे और फिर उसमें ज़ाहिर है 25% प्रॉफिट और 25% लॉस दोनों की जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरह के एक आम शेयर होल्डर होता है उसी तरह आई थिंक वो रिस्क एंड रिवॉर्ड के शेयर होल्डर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हम जब से ये प्राइवेटाइजेशन का अमल चल रहा है, अभी आपने भी जिक्र किया कि सारी नज़रें एक्सपैट पाकिस्तानियों पर हैं कि वो उनका जो आना जाना है वो PIA के रूट्स क्योंकि बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, तो वो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अगर ये भी ज़रूरी होता है कि वो अपने जो शहरी हैं उनके अलावा भी लोगों को अट्रैक्ट करें, तो आपको लगता है कि हम वो सारे लवाजमात पेश कर सकते हैं जो कि दुनिया की इंटरनेशनल एयरलाइंस पेश करती हैं ताकि पूरी दुनिया के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमने उस एयरलाइन पर सफ़र करना है? बिल्कुल कर सकते हैं, हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तानियों में एज ए प्रोफेशनल किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको यूनाइटेड होना है और उनको जो है वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल करना है। हम तो पाकिस्तानी कौम तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहमान नवाज है, तो हम तो इस उनके लिए जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन जो है सहूलियात हम अवेलेबल कर सकते हैं। और हम ज़रूर हम सब में पाकिस्तानियों में ये अहलियत है कि वो इंटरनेशनली जो है कॉम्पीट करें और अच्छी सर्विसेज दे के लोगों को अट्रैक्ट करें। और वो टारगेट होगा हमारा कि बेहतरीन से बेहतरीन जो है सर्विस होगी, बेहतरीन इक्विपमेंट होगा, बेहतरीन जहाज़ होंगे, बेहतरीन उनका मेंटेनेंस होगा, यूनिफॉर्म अच्छे होंगे, सीट्स जो है वो बेहतरीन होंगी, ताकि जो भी सबका जो है वो जो एक्सपीरियंस है, फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, वो बेहतरीन से बेहतरीन हो, ताकि वो PIA उनका एक फर्स्ट चॉइस जो है ऑफ ट्रैवलिंग बने। अच्छा अरशद, एक और चीज़ के इंटरनेशनल रूट्स की तो बात हो गई और हमारे खैर से डायरेक्ट रूट्स भी हैं, सब कुछ हैं, एक डोमेस्टिक एंगल भी तो है और वहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है अब आ गया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एयरलाइंस मौजूद हैं और PIA के रेट्स जो हैं प्री एक्विजिशन जो हैं वो बड़े एक महंगे माने जाते हैं कि आपने लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, दीगर रास्ते अगर जाना है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या इसके ऊपर भी फोकस है कि डोमेस्टिक रूट्स जो हैं उनको कम किया है? जो इसके साथ ही दूसरा सवाल कि जब आपने जैसे आपने कहा आप प्लेन्स की प्रोक्योरमेंट करेंगे, क्या डोमेस्टिक रूट्स को मद्देनजर रखते हुए भी प्लेन्स की प्रोक्योरमेंट होगी जो कि छोटे साइज़ के जहाज़ होंगे जो कि इन रूट्स पे फ्लाई करेंगे? जी आई थिंक बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखिए, एक तो हमारा तो मानना है और हम जिंदगी भर जो है ये कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में ही जो है ऑपरेट करते रहे, तो कंपटीशन इन अ वे इज ए गुड थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने आप को उसमें इम्प्रूव करने की का वो उनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो आई थिंक पूरी टीम के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि हम अपने आप को और सर्विसेज को जो है वो इम्प्रूव करें। अब उसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं कि आप अपना प्राइस वाइज भी जो है अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाएं और अपना सर्विसेज वाइज भी कॉम्पिटिटिव बनाएं। तो लोग जो है वो सर्विसेज के पैसे भी देते हैं, तो अगर आपने अपने आप को जो है वो सर्विस वाइज अच्छा कर लिया तो आई बिलीव कि आपको रेट और ज़ाहिर कंपटीशन अगर जो उसकी रेट की ऑफर्स भी हैं वो भी एक फैक्टर होगा। लेकिन आई बिलीव कि ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा कि एक रीज़नेबल रेट पर अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें और एक जो भी फ्लायर है उसका एक फ्लाइंग एक्सपीरियंस को जो है वो अच्छे से अच्छा बनाए ताकि वो जो है PIA के ज़रिए जो है वो ट्रैवल करना पसंद करें। अच्छा आरिफ साहब, ये हमने देखा है हमारे हमसाये में गल्फ़ स्टेट्स जो हैं वहाँ पर जो एयरलाइंस हैं वो बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया एज हब यूज़ करती है उस इलाके को, उनकी एयरलाइन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और उसमें हमने ये देखा है कि जो एयरलाइन ज़रा ज़्यादा लिबरल हैं
वहाँ उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है, उनका बिज़नेस भी ज़्यादा बेहतर है। तो आपको लगता है कि इसकी PIA को चलाने के लिए, कामयाब करने के लिए रियासत जो है वो थोड़ा सा अब अपने आप को ज़रा लिबरलाइज़ भी करेगी, और अगर वो करे तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो लिबरलाइजेशन का तो कोई जो है वो एंगल नहीं है, ना सोच है। हम जो है वो विद इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स में रहते हुए बेहतरीन सर्विसेज का जो है वो इरादा है हमारा, और हमारे जो भी तमाम कंसोर्शियम मेंबर्स की ये शर्त है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। जी, बहुत शुक्रिया अरबी साहब वक्त देने का, थैंक यू सो मच। देखिए, आपको स्ट्रेट फ्रॉम जो अब PIA को चलाएंगे उनसे तमाम तर गुफ्तगू जो है हमने मेरे ख्याल में हर किस्म का सवाल जो है वो कर लिया, और मुझे तो सर मज़ीद कॉन्फिडेंस आया है। जो आपके और मेरे जहन में ख़दशात थे कुछ, आई थिंक आरिफ साहब ने उनको आज बाकायदा तौर पर दूर किया, और आगे जाते हुए बेटर थिंग्स, बेटर फ़्लाइट्स, और अगेन रूट्स की सारी गेम है कि जो डायरेक्ट रूट्स हैं वो जैसे ही हमारे पास हैं उनके अंदर अगर आप बेटर सीट्स, बेटर इंफोटेनमेंट, बेटर सर्विस दे देंगे तो हर शख्स उनको इस्तेमाल करेगा। यकीनन सर, हमारी तरफ से तमाम नेक तमन्नाएं हैं आरिफ साहब के लिए, इनके पार्टनर्स के लिए। हम तो डेस्परेशन में वहाँ तक चले गए हुए थे कि इसी शो पर बैठकर पिछले साल मैं और आप ये कहते रहे हैं कि इसको बंद कर दें, इसको 1 रुपये में किसी को दे दें अगर कोई लेने को मानता है। तो अब अगर ये इन पार्टनर्स की तरफ से इतनी जेनरस बिड आई है तो मुझे यकीन है कि वो इसको बहुत सीरियसली चलाने में यकीन रखते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। अब जो दूसरी बड़ी खबर सर वो ये है कि तमाम जो पेरेंट्स हैं और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल गोइंग, वो एक सर कश्मकश पे मुब्तला थे आज से कुछ दिन तक, और ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ है हमारी पंजाब गवर्नमेंट की हद तक कि बाकायदा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम यानी कि अवाम को भी हाथे में लेके एक फ़ैसला किया गया। राना सकदर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कल और परसों से इस चीज़ के ऊपर बड़े एडमेंट थे कि स्कूल जो हैं बाकायदा तौर पे ये जो 12 तारीख पीर है उससे जो है वो खुल जाएंगे तमाम बच्चों के लिए, छोटे बच्चे सब के लिए। उसके बाद से एक प्रेशर महसूस हुआ, एक फ़ेक न्यूज़ भी शाया हुई जिसके अंदर लिख दिया गया है जी कि 19 तारीख को स्कूल खुलने 1 हफ़्ते बाद। अलबत्ता इसकी उन्होंने बाकायदा तौर पे तरदीद कर दी अपने ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने एक फ़ेसबुक और ट्विटर पर पोल रख दिया कि जी कितने पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि स्कूल 12 को खुलें और कितने कहते हैं जी 1 हफ़्ते तक इसको मज़ीद आगे लेके चला जाए। तो सर उसके अंदर 82% पेरेंट्स, और आई एम श्योर स्टूडेंट्स भी इसके अंदर होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के फ़ोन छीन के 19 तारीख जो है उसको क्लिक किया होगा, कि जिसमें 82% कहते हैं जी कि 19 तारीख को स्कूल खुलने चाहिए। तो आज दोपहर में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 3:30-4 बजे उन्हीं के ट्विटर से ऊपर एक बाकायदा अपने ही बयान की खिलाफ वर्जी जो है वो उन्होंने शाया कर दी, जिसमें वो कहते हैं जी कि PDMA की रिकमेंडेशन और मौसमी जो सूरत हाल है, चूँकि ठंड बहुत है अगले हफ्ते, उसके बायस हमने स्कूल जो है उनको 19 तारीख तक ताख़ीर कर दी है। तो सर अब तमाम पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो, और बच्चों को खास तौर पर मुबारक हो कि स्कूल जो है अब 19 तारीख को खुलेंगे, 12 को नहीं खुलेंगे। हाँ जी, शुक्र है मिनिस्टर्स के ऊपर पीका नहीं लगता, वरना उन्होंने अपनी बात बदल ली थी, मसला बन सकता था। दूसरी चीज़ ये कि इस पे हमारा विक्ट्री लैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसी शो पर बैठकर ये तजवीज़ दी थी आज से कुछ अर्सा पहले कि ये जो एक सिलसिला है कि 5 साल में एक दफ़ा अवाम से वोट लिया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि अब आपका मैंडेट हमारे पास आ गया है, अब आपके सारी ज़िंदगी के फैसले हम करेंगे बगैर आपसे पूछे। तो इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। ज़राए अबलाग इतने बदल गए हैं, इतने इवॉल्व हो गए हैं कि अब लोगों से उनकी राय लेना बहुत आसान हो गया है। तो आपने ही एक मशवरा दिया था कि जो भी इकदाम करने होते हैं उसका एक को रेफरेंडम करवा लिया करें, उसके लोगों से राय ले लिया करें और उसके मुताबिक फैसला करें, तो लोगों को ये लगेगा कि हर फैसले में वो शामिल है हुकूमत के साथ। इससे जो हुकूमत है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यही राना सिकंदर याद साहब ने किया कि उन्होंने पोल चलाया फेसबुक और ट्विटर के ऊपर। मैं इसमें सिर्फ एक इजाफी मशवरा देना चाहूँगा, और वो ये कि वैसे तो अभी इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट मौजूद है, लेकिन बहरहाल को 10-11% लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक डम फोन्स में हैं। तो आप यही पोल अगर SMS पर करवा लें
तो इस और ज़्यादा ये इंश्योर हो जाएगा कि तमाम आबादी उसमें मिलकर वोट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जाहिर है जब लोगों को एक एसएमएस रिसीव होगा जिसमें उन्होंने 1 या 2 के ऊपर रिप्लाई करना है, तो उस रिप्लाई की जो फी है, जो उसकी एसएमएस की कॉस्ट है, वो भी सरकार बेयर करे, आवाम को बेयर ना करनी पड़े। तो ये 2 चीजें अगर ये कर ले सरकार, तो उनको ये महसूस होगा कि अवाम अपने आप को सरकार को एलियन नहीं समझती, अपना हिस्सा समझती है। जी सर, अगेन ये बात बहुत ज़रूरी है। ये तो चलें एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक पहल हुई है कि जी ये चीज़ की जा सकती है। मेरे ख्याल में बाकी चीज़ों के ऊपर भी कर लेनी चाहिए। जैसे हमने उस एपिसोड में कहा था कि आपने अगर एक जगह के ऊपर सड़क बनानी है, चूँकि आपको लगता है कि यहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है, शायद लोग इंजॉय करते हो कंजेशन, शायद लोग जो है फ़ोन लगा के पॉडकास्ट सुनते हैं उस दौरान कि जी ये ट्रैफिक जोन है मेरी, इसके बाद, और कुछ लोग शायद इस तरह हो कि यार घर इतनी जल्दी क्यों पहुंचते हैं, आराम से ट्रैफिक खाते, शायद हो ऐसे। तो अगर आप पोल करा लेंगे ना तो सारा सामने आपके आ जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर की है और एक फैसला ले लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि पिछले साल तो चले सर्दी कम पड़ी, लेकिन वो जो 1 हफ्ता पिछले साल भी सेवेरिटी का था, वो भी जनवरी में था। उससे भी पिछले सालों से आप अगर देख लें, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिस तरह हम ये कहते हैं कि आप अपना क्रॉप साइकिल जो सरकारी है उसको चेंज करें, मुंजी किस महीने में लगानी है उसको चेंज करें, गंदम किस महीने में बोनी है उसको चेंज करें, क्योंकि आप पुराने दौर के हिसाब से चल रहे हैं, किसान नए दौर के हिसाब से चल रहा है। इसी तरह जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, अब दिसंबर इतना ठंडा नहीं होता, अब जनवरी होता है। सो आप ये जो दिसंबर में छुट्टियां दे देते हैं, अगर ये ना दें तो आपको जनवरी में इजाफी छुट्टियां ना करनी पड़े, वही 2 हफ्ते में आपकी जो सिवियर सीजन है वो कवर हो जाए। हाँ जी। और सर देखें ना, ये मामला जो है, जैसे जो ये मीटिंग हुई है उसके कुछ मिनट्स मुझ तक पहुंचे और उसके अंदर यही बातें थी कि जी पहले फैसला हो रहा था कि जी 12 तारीख को बड़ी क्लासें खोल देते हैं, वो भी एक मखसूस दुरानिए के लिए, और छोटे बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। लेकिन उसके बाद यही निकला बीच में नतीजा कि जी सब के लिए खोल देते हैं। कुछ किस्म की टू एंड फ्रो हुई और उसके अंदर ये भी था कि एक कमेटी तश्कील की जाएगी जो कैम्ब्रिज जो है उनसे बात करेगी कि जी आप अपनी डेट शीट जो है फिर हमारे इन मामलों को मद्देनजर रखते हुए करें। देखिए ना, ये जो है ना स्टॉप गैप और हैप हैजर्ड तरीके से बच्चों की जो तालीम है उसके अंदर मामलात रखना, वो एक बड़ा खतरनाक मामला है कि जी कल को, अब देखें इस साल हालांकि स्मॉग कम पड़ी है और इस वजह से लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करें तो स्मॉग की वजह से छुट्टियां हो गई थी ऑफ टाइम। इस दफ़ा तो आप बड़े स्टैंडर्ड उस पर चल रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ता फिर ऐड हो गया, वो सर्दी की वजह से हो गया। मैं सर वैसे ज़ाती तौर पे इस चीज़ से इतना अग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में ये इस किस्म की सर्दी जो है इस शहर में पहले भी पड़ चुकी है, तब तो स्कूल जो है वो आगे नहीं होते थे। तो ये एक बच्चों को भी एक मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा मैसेजिंग थोड़ी गलत है मेरे लिहाज से कि जब भी मौसमी मामलात जो हैं वो ज़्यादा सिवेरिटी की तरफ जाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। देखिए इस दफ़ा गर्मी भी कोई कम तो नहीं पड़ी ना, गर्मियों के अंदर कौन सा स्कूल बंद हुए, वो तो गर्मी की छुट्टियां आई हैं तो स्कूल बंद हुए, लेकिन उससे पहले ठीक ठाक 40+ आपका होना शुरू हो गया था यहाँ पे। तो और तमाम स्कूलों में हमें पता है यहाँ पे एयर कंडीशनिंग तो है नहीं। सो ये अब सर्दी जो है उसको एंजॉय करने का अगर कोई है कि जी मच्छी मुच्छी खाते हैं बैठ के, अगर उस वजह से किया गया है तो आई डोंट नो। बट अगर यहाँ ये एक चीज़ हो सकती है इसके अंदर जो मेरे जहन में आती है कि जी वायरल इन्फेक्शंस और जो सुपर फ्लू फैला हुआ है उसकी वजह से ये चीज़ कर दी हो, लेकिन बारिश का भी कोई इम्कानात जो है अगले हफ्ते नहीं है। सो इसको किया प्योरली, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अवाम की जो विशेज़ हैं ये उनको मद्देनजर रखते हुए राणा साहब ने एक चीज़ की है जिसके पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी हैं। जी, आपने जो गर्मी का भी जिक्र किया ना, इस साल ये जो गुजरा है इसमें जो हीट वेव थी ये मई में आई। अब मई में स्कूल्स ऑन होते हैं। इसी तरह इससे पिछले साल जो हीट वेव थी वो आपको याद होगा अप्रैल में आ गई थी। अच्छा, इसी तरह पिछले दोनों सालों में जो अगस्त था वो रीजनेबली बेहतर था। सो जो आपका क्लाइमेट चेंज है उससे जिस तरह से सर्दियों में फर्क पड़ा है, गर्मियों में भी पड़ा हुआ है, उसको भी रिकंसिडर करने की जरूरत है। हमारा एक जो स्टैंडर्ड जून जुलाई अगस्त है उसको भी शायद आपको चेंज करना पड़े, क्योंकि अब मई में हीट वेव शुरू होती है और अगस्त रीजनेबली कंसिडरेबली बेहतर होता है। तो आपको सर्दियों में भी गर्मियों में भी अब इस पे कमेटी इस पर तश्कील दे कि हमने अब नया छुट्टियों का साइकिल रखना क्या है। जी अगेन सर बिल्कुल इस सारी चीज़ को देखना चाहिए और ये एक यूनिक चीज़ होती है तमाम दुनिया के अंदर के हर मुल्क का हर शहर का वेदर जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है। देखें जो लाहौर के मसले मसाइल चल रहे हैं सर्दी की हद को लेके, वो कराची के नहीं है, वो और दीगर जो शहर हैं यहाँ पे आपके सिंध में चले जाए तो वहाँ पे नहीं है, ये लाहौर का एक स्पेसिफिक मसला है। तो इसी तरह वेरिएटेड और डिफरेंट किस्म की जो स्कूलिंग आपकी डेट्स हैं
तमाम दुनिया में बनाई जाती हैं अपने मौसम को मद्देनज़र रखते हुए। मेरे ख्याल में राना साहब जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रिलेटिवली यंग है और वो जो है वो देख रहे हैं इसको फ्रॉम अ यंग पर्सनस लेंस कि जी अब दुनिया के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। और स्कूलिंग सर कुछ जोक तो नहीं है ना, आपने बच्चों की तालीम जो है उसके साथ इस तरह तो खिलवाड़ नहीं कर सकते कि जी अब ऑफ कर दें अब ऑन कर दें। बड़े मसले मसाइल होते हैं, लोगों ने अपनी अपनी प्लानिंग की होती है, लोगों ने छुट्टियाँ ली होती हैं। अब देखें एक हफ़्ता ऐड हो गया, अब उस हफ्ते के अंदर पेरेंट्स जो हैं जो मंडे से अपनी प्लानिंग कर रहे थे गेटिंग बैक टू द रूटीन, उनको बैक टू स्क्वायर वन चला जाना पड़ेगा। तो चलें इस दफ़ा ये चीज़ होगी। आगे जाते हुए जैसे आप कह रहे हैं कि लोग बैठे हैं, एजुकेशनिस्ट बैठे हैं और ख़ास तौर पे इंटरनेशनली क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं उसको आप मद्देनज़र रखें और फिर इस चीज़ का बाकायदा तौर पे फैसला करें कि हमारा स्कूलिंग ईयर ये है। और फिर कम वोट में मतलब बाहर आपका बारिशें चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, फिर आपने स्टिक टू द प्लान करना है। और अनलेस को बहुत ही हंगामी सूरत हाल हो, पर आप यू शुड स्टिक टू द प्लान देन। बिल्कुल सर, और इसमें यह है कि स्कूल्स को तो इजाफी छुट्टियां मिल गई लेकिन अदालतें खुल गई हैं, तो सर जजेस और वकला वो भी हमारा असासा है, उनको भी हमने ठंड से बचाना है। तो मेरी तो इसमें गुजारिश ये है कि स्कूल्स की तरह अदालतों को भी मजीद एक्सटेंड करें। सर स्कूलों का इतना बैकलॉग नहीं है असल में सर, जो हमारी अदलिया है, हमारी अदालतें हैं, उनका ना एक बैकलॉग का बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से हाई कोर्ट्स वगैरह जो खुलने लगे हैं सर। सर देखें ना आप, वो होता ऐसे है कि जब ईद करीब आ रही हो, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, तो आपका बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अब ना हम तमाम मामलात ईद के बाद डील करेंगे। हालांकि ईद में अभी एक हफ़्ता होता है तो मामला डील हो सकते हैं। इसी तरह जब हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं तो वकला बरादरी, जज हज़रात और दीगर लोग जो इनसे मुंसलिक हैं वो आपको कहते हैं कि जी अब तो देखें कोर्ट्स बंद होने लगी हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब आप वेट करें जब तक छुट्टियाँ नहीं ख़त्म होती। सर एक मैंने देखा है, आप इसके अंदर रोशनी डाल सकते हैं, मैं शायद इल इन्फॉर्म्ड हूँ कि एक पुरानी गाड़ी की तरह जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, छुट्टियों के बाद जब आते हैं उसको चलने में भी, बाकायदा रवा होने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। तो ये सच है सर? ये मुझे लगता है ऐसे ही। नहीं सर, वो बड़े विगर के साथ आते हैं। छुट्टियां ली ही इसलिए जाती हैं कि वो उसके बाद जो आप देखिए कि मुसलसल फ्रेशन अप होके आते हैं। बिल्कुल मुसलसल काम करने से ना आपके जो है वो मोटिवेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपको जब ब्रेक मिलती है ना और उसके बाद जब आप आते हो, वो फिर एक नए जोशो जज्बे के साथ है। सर तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि अब जैसे ही अदालतें खुलेंगी तो आप देखें कैसा ये बैकलॉग जो है खैर से क्लियर होता है। हम यही चाहते हैं। बाकी जो तमाम स्कूल्स हैं और वहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं, आई होप कि ये उनके सिलेबस को इतना इफ़ेक्ट ना करे, सारी तमाम चीज़ें जो है वो कवर हों, क्योंकि अब से आप 2-3 महीने की बात है, उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, तैयारियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद बच्चे जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए जैसे हर साल होता है बड़े क्रिटिकल और क्रूशल एग्ज़ाम्स हैं, उनके कुछ लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, कुछ लोगों के अपनी कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके अंदर इस किस्म की डिलेज जो हैं वो नहीं आने चाहिए। बार सर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।